नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। लास्ट डे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। और इसका रीज़न क्या बताया था हमने? क्योंकि लिक्विड सरफेस पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनका कुछ स्थान नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर में कमी आती है। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर कम होने के कारण सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए उसके वेपर प्रेशर में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी, उसको इतना इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी लिक्विड उस टेम्परेचर पर बॉयल होता है जहां उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वह पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर में कमी आने के कारण सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जाता है और इसी को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन। चूँकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is proportional to lowering of vapor pressure, so elevation of boiling point is also colligative property। और इसमें आपने लास्ट में देखा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोललिटी के। उसके बाद नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच बोथ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स सॉलिड एंड लिक्विड, हैव सेम वेपर प्रेशर। अर्थात वह टेम्परेचर जिस पर पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्था दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, इक्वल होता है, वह पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट पर वह पदार्थ जमकर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? When we add non-volatile solute in solvent, vapor pressure become decrease. It means जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को विलायक में डालते हो तो आप पढ़ चुके हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इट मीन्स सॉल्यूशन सॉल्वेंट से कम टेम्परेचर पर जमता है। अर्थात सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट में यह डिफरेंस कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ हम इसे समझने के लिए सॉल्वेंट तथा अलग अलग कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशन ले रहे हैं और वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच कर्व प्लॉट करते हैं। यहाँ आप कर्व में देख रहे हैं कि कर्व XA प्योर सॉल्वेंट के कर्व को बता रहा है, YB सॉल्यूशन फर्स्ट के तथा ZC सॉल्यूशन 2 के कर्व को बताता है।
ग्राफ में प्योर सॉल्वेंट तथा अलग अलग कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशन 1 और 2 के वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व सॉलिड सॉल्वेंट के सब्लिमेशन कर्व से x, y तथा z पॉइंट्स पर मिलते हैं। अब इन पॉइंट से जब हम टेम्परेचर एक्सिस की ओर लंब रेखाएं खींचते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल लाइन खींचते हैं, तो रिप्रेजेंट की जाती हैं TF, T1 तथा T2 से। यहाँ TF प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है, मेल्टिंग पॉइंट को बता रहा है। T1 सॉल्यूशन फर्स्ट तथा T2 सॉल्यूशन 2 के मेल्टिंग पॉइंट को बताता है। यहाँ देखकर हम कह सकते हैं कि T1 और T2 की वैल्यू कम है TF से। इसी प्रकार हम प्रेशर एक्सिस पर नज़र डालें तो प्रेशर एक्सिस पर P, P1 तथा P2 क्रमशः सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 तथा सॉल्यूशन 2 के मेल्टिंग पॉइंट के संगत वेपर प्रेशर हैं। जब हम सॉल्यूशन डाइल्यूट ले रहे हैं तो डाइल्यूट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो कर्व खींचे गए हैं वो मेल्टिंग पॉइंट के लगभग सीधी रेखा में आते हैं तथा एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि इसमें दो ट्रायंगुलर XYD तथा XZE समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं ZE अपॉन में YD इज इक्वल टू XE अपॉन में XD। तो यहाँ ZE की वैल्यू आप लिख सकते हो TF माइनस T2 तथा YD की वैल्यू है TF माइनस T1। तो TF माइनस T2 अपॉन में TF माइनस T1 इक्वल होगा P माइनस P2 अपॉन में P माइनस P1 के। और TF माइनस T2 बताता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T2 से। और TF माइनस T1 बता रहा है सॉल्यूशन फर्स्ट के डिप्रेशन को, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T1 से। तो फाइनली मैं कह सकती हूँ डेल्टा T2 अपॉन में डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा P1। यहाँ डेल्टा P2 डेल्टा P1 वेपर प्रेशर में कमी तथा डेल्टा T2 और डेल्टा T1 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को बताता है। तो मैं कह सकती हूँ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जैसा कि हम जानते हैं डिप्रेशन या कहें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is colligative property, so we can say depression of freezing point is also colligative property. It means it follow Raoult's law. If we take dilute solution, so we can write P minus PS upon में P relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. It means delta P upon में P is equal to small n upon में capital N। यहाँ small n solute के मोल को बताता है और कैपिटल N बता रहा है सॉल्वेंट के मोल को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन में P is equal to gram weight of solute into molecular weight of solvent upon में molecular weight of solute into gram weight of solvent। और आप अभी पढ़ के आए हैं कि डेल्टा TF is proportional to delta P, depression of freezing point proportional to lowering of vapor pressure। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा TF proportional to P
into gram weight of solute into molecular weight of solvent अपॉन में molecular weight of solute into gram weight of solvent। और यहाँ अगर मैं proportionality constant हटाऊँ तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा TF इज इक्वल टू K, ये proportionality constant को बता रहा है, इंटू P स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। चूँकि आप जानते हो किसी भी प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M, फ्रीजिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर P कांस्टेंट रहते हैं तथा K भी एक कांस्टेंट है, तो इन सभी कांस्टेंट वैल्यू को मैं एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल A से। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ K डिप्रेशन कांस्टेंट को बताता है या इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। और अभी आपने देखा यह डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड रहता है किस पर, सॉल्वेंट के नेचर पर, नॉट सॉल्यूट नेचर। क्योंकि W अपॉन M को यदि मैं 1 मोल लेती हूँ, अर्थात विलेय का 1 ग्राम 1 ग्राम अणुभार में घुला, 1 ग्राम विलेय का 1 ग्राम अणुभार है, या फिर कहीं यह 1 मोल घुला हुआ है और W विलायक की मात्रा भी आप ले रहे हो 1 ग्राम, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू K। लेकिन हम अभी पढ़ के आए हैं थ्योरेटिकली तो यह सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 1 मोल को 1 ग्राम सॉल्वेंट में घोलना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम 1 ग्राम अणु या 1 मोल विलेय के लिए जो सामान्यतः सॉल्वेंट का वेट लेते हैं वो लेते हैं 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, जिससे हम सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर मैं कैपिटल W या कहें सॉल्वेंट का ग्राम वेट ले रही हूँ 1000 ग्राम, तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा TF इज इक्वल टू K अपॉन 1000, और K अपॉन 1000 को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगी KF से, अर्थात K इज इक्वल टू 1000 KF। तो यहाँ से मैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF इंटू ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, या कह सकते हैं हम डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अर्थात KF हिमांक में उस अवनमन के बराबर है, उस डिप्रेशन के बराबर है जो सॉल्यूट के 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। यहाँ KF क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो फाइनली हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF प्राप्त होता है बराबर KF इंटू मोलैलिटी। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ हम फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के 2 मेथड काम में लेते हैं। पहला है बेकमान मेथड और दूसरा है रास्ट-कम्फर मेथड। रास्ट-कम्फर मेथड अधिक फेसिबल है, अधिक सुविधाजनक है बजाय कि बेकमान मेथड के। रास्ट-कम्फर मेथड इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कपूर का मोलल अवनमन कांस्टेंट या कहें मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि वाटर के मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट से लगभग 20 गुना ज़्यादा है। इससे क्या मतलब निकलता है कि 1 किलोग्राम कपूर में पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है
वो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह डिप्रेशन इतना अधिक होता है कि आप इसको आसानी से थर्मामीटर से भी मेज़र कर सकते हैं। इसलिए रास्ट ने कपूर का सॉल्वेंट के रूप में एक्सपेरिमेंट किया और यह मेथड ज़्यादा सुविधाजनक है बजाय कि बेकमान मेथड के। तो आज आपने पढ़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह आज हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। पहली थी आपके ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।